हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैशाली। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का लेसन नंबर 12 संसार पुस्तक है, ये लेसन पढ़ने वाले हैं। तो ये लेसन का नाम है संसार पुस्तक है। तो ये क्या है? एक पत्र है। तो ये पत्र अपने पिता ने पुत्री के नाम लिखे वाला है। तो ये पत्र सब किसने लिखे वाले आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने पुत्री के नाम लिखे वाले हैं, यानी कि उनकी पुत्री का नाम है इंदिरा गांधी जी। तो आप दोनों को पहचानते ही हो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो। और इंदिरा गांधी जी को भी आप पहचानते ही हो, क्योंकि वो भी अपने देश की प्रधानमंत्री रहे वाली है। तो उन्होंने अपनी पुत्री के नाम, जब वो मसूरी में रहती थी तब उन्हें बहुत सारे खत उन्होंने लिखे वाले हैं, लेकिन ये खत उन्होंने अंग्रेजी में लिखे वाले थे। तो इसका हिंदी में अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी ने किए वाला है। तो यही एक पत्र हमें इस पुस्तक में पढ़ने को दिए वाला है। तो देखो, हम कुछ थोड़ा सा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जानते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर को हुआ था। 14 नवंबर हम कौन सा दिन मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। तो बाल दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि उन्हें बच्चों के बारे में बहुत ही लगाव था। बच्चों से उन्हें छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनसे बहुत ही लगाव था, इसलिए उनके जन्मदिन पर हम बाल दिवस मनाते हैं। और उन्हें गुलाब का फूल भी बहुत ही पसंद आता था, तो हमेशा उनके शर्ट को गुलाब का फूल ही रहता था। और उन्हें छोटे बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? चाचा नेहरू के नाम से भी जानते थे। तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए ये संसार रूपी दुनिया जो है उसके बारे में कुछ जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए ये चिट्ठियाँ लिखी है। इंदिरा गांधी जी कहाँ पे रहती थी? मसूरी में। तो अब हम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में। हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो तुम्हें इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करो। तुमसे हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। तो देखो क्या कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहती हो तो तुम मुझे कई बातें पूछा करती हो, लेकिन अब हम दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, तो तब भी मुझे तुमसे कुछ बातें बतानी है। इंदिरा गांधी जी कहाँ पे रहती है? मसूरी में रहती है। और चाचा नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ पे रहते हैं? इलाहाबाद में रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने चिट्ठियों के माध्यम से, खत के माध्यम से अपनी बेटी को कुछ बताना वो चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में जहाँ पे तुम रहती हो और जहाँ पे तुम्हारा जन्म हुआ है, ये दो ही देश नहीं है, यानी कि इंग्लैंड और हिंदुस्तान, ये दो ही देश नहीं है। तो इस दुनिया में बहुत से देश है, उन देशों के बारे में भी तुम्हें जानना जरूरी है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देश का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का ही नहीं जिसमें तुम पैदा हुई है। यानी कि इस दुनिया में जितने सारे देश हैं उनके बारे में भी तुम्हें जानना जरूरी है, न कि तुम्हारा जन्म जिस देश में हुआ है और तुम जहाँ पे रहती हो उस देश के बारे में ही जानना जरूरी नहीं है। तुम्हें तो इस दुनिया में जो देश है और जो देशों में धर्म, अलग अलग धर्म जातियों के जो लोग रहते हैं उनके बारे में जानना भी जरूरी है, ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी जी को कहते हैं। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बता सकता हूँ, यानी कि खत में बहुत सारी बातें वो नहीं बता सकते, छोटी छोटी बातें ही अपनी बेटी को बता सकते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों
को तुम भी शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इनमें आबाद है हमारे भाई बहन है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिलना होगा। लेकिन वो कहते हैं कि तुम ये बातें बहुत शौक से पढ़ोगी, क्योंकि आपको जो छोटी छोटी बातें इस खतों में मालूम होगी वो यानी कि इस दुनिया में जो देश है उसमें जो लोग रहते हैं, ये दुनिया क्या है, तुम्हारा परिवार है, और उसमें जो लोग रहते हैं वो क्या, तुम्हारे परिवार वाले हैं। तो उनके बारे में तुम्हें पढ़ना अच्छा लगेगा और तुम्हें आनंद भी मिलेगा, क्योंकि वो आनंद तुम्हें उपन्यास और कोई कहानी पढ़कर नहीं मिलेगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। यह तो तुम, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं इंदिरा गांधी जी को, कि यह तो तुम जानती हो कि लाखों करोड़ों, ये धरती कैसी है, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। हमने एक लेसन में पढ़ाया है, उसका नाम है अक्षरों का महत्व। उसमें हमने पढ़े वाला है कि ये धरती को बहुत लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था, आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे, और जानवरों से पहले ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उसी जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। हमें पिछले जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है, जब यहाँ कुछ न था, मीन्स धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी, उसका ख्याल करना भी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा, यानी कि जो विज्ञान जानते हैं और जो विज्ञान विद्वान लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो बहुत ही होशियार लोग होते हैं, उन्होंने सोचा और पढ़ा, लिखा कि ये समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़े और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। वो विद्वानों ने बताया कि ये धरती बहुत गर्म थी, इसलिए यहाँ पे कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती थी। लेकिन हमने अगर पर्वत, पुराने ज़माने की जानवरों की हड्डियाँ देखें तो हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने में भी कुछ जानदार चीज़ें यहाँ पे थी। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकाले, यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ें चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। तो देखो, तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, ऐसे भी उन्होंने कहा, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी ही नहीं था, तो इतिहास कौन लिखेगा और उनके बारे में हमें कैसे पता होगा, ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। हम बैठे बैठे नहीं ये सोच नहीं निकाल सकते कि यह बड़े मज़े की बात होती है, और जो सुंदर परियों की कहानी होती है वो काल्पनिक होती है वैसे, लेकिन इतिहास का नहीं होता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि बहुत खुशी की बात कौन सी है, जब पुराने ज़माने में लोग नहीं थे इसलिए इतिहास के बारे में लिखा ही है। लेकिन एक खुशी की बात कौन सी है, जिसमें हमें किताबें न होकर भी पता चलती है, जिसमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती हो। यानी कि जो किताब में नहीं मालूम हो सकता वो हम देखकर भी मालूम कर सकते हैं, जैसे कि पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। यानी कि हमें पर्वत से, सितारों से, नदियों से, पहाड़ों से पता चल सकता है कि, और जानवरों की पुरानी हड्डियों से कि पुराने ज़माने का हाल कैसा था। मगर यह हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें,
यानी कि इतिहास के बारे में हमें जानना है तो केवल हमें यह नहीं कह सकते कि हम सिर्फ इतिहास पढ़े, किसी ने लिखे वाला ही वो सच हो, बल्कि खुद संसार के पुस्तक को पढ़े, क्योंकि खुद को ही हमें देखकर, पर्वत को देखकर, पहाड़ों को देखकर, सितारों को देखकर, नदियों को देखकर ही हम पढ़ सकते हैं। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़ी ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उसे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। यानी कि एक आधा छोटा सा रोड़ा अगर तुम्हें मिल जाए तो वो कैसे, उसके इतिहास के बारे में तुम्हें कैसे मालूम होगा। तो मुझे आशा है कि तुम उसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हो। कैसे जान सकते हो वो आगे बताया है। कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि कोई जबान, यानी कि कोई लैंग्वेज, भाषा हमें सीखनी है। अगर हमें अंग्रेजी सीखनी है तो अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं, हिंदी सीखना है तो उसके अक्षर हमें सीखने पड़ते हैं, मराठी सीखना है तो उसके भी अक्षर सीखने पड़ते हैं, उर्दू सीखना है तो उसके भी अक्षर। पहले अक्षरों की शुरुआत होती है, बाद में शब्द बनते हैं, उसके बाद उसके वाक्य बनते हैं। तो वैसे ही हमें प्रकृति के बारे में अगर जानना है तो प्रकृति के अक्षर भी हमें पढ़ना ही होगा, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, तब तुम पत्थरों और पहाड़, चट्टानों की किताबें पढ़ सकती हो। शायद कब? प्रकृति के अक्षर पढ़ने के बाद। हमने पिछले एक लेसन हमने पढ़ा था जो देखकर भी नहीं देखते। उसमें उस लेखिका की बचपन में ही देखने और सुनने की वो शक्ति खो गई थी उसकी, तो तब भी वो स्पर्श से ही जान लेती थी। वैसे भी हमें प्रकृति के अक्षर पढ़ना होगा, इससे हमें प्रकृति के बारे में हम जान सकते थे। जब तुम कोई छोटा सा गोला चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यानी कि छोटा सा एक चमकीला रोड़ा तुमने देखा तो वो तुम्हें कुछ बतलाता होगा ही ना, तो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी जी को कहते हैं। ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए, यानी कि वो गोल चिकना कैसे हो गया, वो उसके कोने वो कैसे खुरदरे से चिकना हो गया, ये कोने उसके क्या हुए, वो तुम्हें बता सकता है। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, अगर तुम किसी पर्वत का एक आधा पत्थर का टुकड़ा अगर तोड़ दो तो वो कैसे होगा? खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता है। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमने देखा ही तो वह तुमसे कहेगा कि एक समय, यानी कि वो रोड़ा तुमसे खुद ही कहेगा कि एक समय, जिससे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह एक चट्टान का टुकड़ा था, क्योंकि वो रोड़ा भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे। जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, यानी कि वो टूटने के बाद किसी पहाड़ के दामन में यानी कि नीचे पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले आया। फिर पानी आने के बाद वो छोटी घाटी तक उसे वो ले आया। वहां से वो एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे एक छोटे दरिया में पहुंचा दिया, यानी पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा और छोटे से दरिया से वो बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वो दरिया के पेटे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इसी बीच में वो लुढ़कता रहने के बाद उसके कोने और उसका खुरदलापन गया, यानी कि घिस गया वो और वो चमकीला बन गया। इस तरह वो कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई, और किसी कारण की वजह से वो दरिया उसे यहाँ पे छोड़ गया और तुम्हें वो मिल गया। अगर दरिया उसे आगे ले जाता तो वो
छोटा होते होते अंत में एक बालू का एक जर्रा हो जाता, यानी कि रेत का कण। जर्रा यानी क्या? रेत का कण समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरोंदे बनाते। घरोंदे यानी घर, छोटे छोटे बच्चे रेत के घर जो बनाते हैं वैसे। तो वो अगर आगे जाता तो वो रेत का कण रहता था और छोटे छोटे बच्चे उसके घरोंदे बनाते थे। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ और दूसरी चीजों से जो तुम्हारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। यानी कि पहाड़ तो कितना बड़ा है, वो तुम्हें कितने उसके बारे में कितना बता सकता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको भी ऐसे ही प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे और प्रकृति के बारे में जानना होगी, क्योंकि ये संसार क्या है? एक पुस्तक है, उसको हम पढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा।